बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फूलन देवी के बारे में लोगों ने बड़ा कुछ सुना हुआ है। फूलन देवी जिसका ताल्लुक भारत से, और फूलन देवी जिस पर बैंडिट क्वीन बनी, फूलन देवी जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, लोअर कास्ट तबके का मसीहा कहा जाता था, वो फूलन देवी जिसने बड़े कास्ट के लोगों से बदले लिए और छोटे कास्ट के लोगों ने इसे अपनी हीरोइन मान लिया, इसको अपनी मलका मान लिया था। इसके ऊपर बैंडिट क्वीन बनती है। बैंडिट क्वीन एक ऐसी मूवी थी जिसे बैन भी कर दिया गया, लेकिन उसमें फूलन देवी की जिंदगी के ऐसे ऐसे राज अफशा किए गए थे जिनके बारे में वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से उनको फिल्माया जाए। इस फिल्म पर उसको भी बहुत से एतराजात थे। इसने बहुत से ठाकुरों को अंजाम तक पहुंचाया। बहुत से लोगों ने, जिसने इसकी इज्जत लूटी, जिसने इसके साथ गलत किया, जिसने इसको तकलीफ पहुंचाई, उन सबसे इसने एक एक करके बदले भी लिए। एक गिरोह की ये सरगना बनती है और उसके बाद ये पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है। ये जो इसका सफर शुरू होता है इसकी मौत पर जाकर खत्म होता है, लेकिन आज भी बैंडिट क्वीन और फूलन देवी का नाम जो है लोग हिंदुस्तान में बड़े ही ज़ौक़ व शौक से लेते हैं और उसकी मूवी को देखते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की बैंडिट क्वीन की। जी हाँ, पाकिस्तान की बैंडिट क्वीन, पाकिस्तान की डाकू रानी जो कि लाहौर से गिरफ्तार हुई। इस डाकू रानी ने क्या कुछ इंकिशाफात किए और ये डाकू रानी यहाँ इस गिरोह तक कैसे पहुंची, ये पूरे का पूरा गिरोह जब खत्म हुआ और ये जख्मी हालत में पुलिस के हाथ लगी तो फिर इसने क्या कुछ बताया, आप सुनेंगे तो आप बहुत ही हैरान होंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है। ये डाकू, इन लोगों तक पुलिस पहुंचती कैसे है, ये डाकू कहां पर आबाद होते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि लाहौर के एक पॉश इलाके ग्रीन टाउन में ये लोग एक घर में छुपे होते हैं। ये घर इनकी अमाजगाह होता है, ये घर इनका सेफ कॉर्नर होता है जहां पर ये बड़ी बड़ी जगहों से वारदातें करते हैं और यहां पर आकर पनाह लेते हैं। लेकिन ये लोग जो है लाहौर के पॉश इलाके में पहुंचते कैसे और इनको यहां पर घर कैसे मिलता है? जो लोग जानते हैं ग्रीन टाउन और लाहौर के बड़े बड़े इलाके जहां पर लोग आकर आबाद होते हैं, वहां पर एक तरीकाकार होता है अगर किसी ने भी अपना घर किराए पर देना होता है। अब ये लोग भी किराएदार थे, लेकिन यहीं से इनका काउंटडाउन शुरू होता है। जनाब, जब ये यहाँ पर आकर किराए पर एक कोठी लेते हैं तो यहाँ पर इनकी एक मालकिन होती है जो कि एक पोर्शन में खुद रहती है, दूसरा पोर्शन बीच का इनको देती है और तीसरा पोर्शन किसी और के पास किराए पर होता है। अब यहाँ पर तरीकाकार है कि अगर किसी को भी किराए पर घर लेना है तो आपको अपनी पुलिस रिपोर्ट जो है वो बनवानी है। पुलिस रिपोर्ट के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिया जाता है, कवायद दिए जाते हैं और पुलिस जो है बताती है कि कोई आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, कोई आपके ऊपर ऐसी कोई बात तो नहीं, आप मशकूक तो नहीं, दहशतगर्द तो नहीं, ये सब कुछ करना होता है। अब ये लोग मालिक मकान को यानी कि मालकिन को कई बार टालते हैं, लेकिन मालकिन जो है वो टलने का नाम नहीं लेती, तूतकार होती है। लेकिन ये जगह जो है इनका एक कैमोफ्लेज था, यहाँ पर इनको एक पनाह मिली हुई थी। थे तो ये बड़े डाकू, बड़े बड़े घरों को लूटते थे, लूटने को इस औरत को भी लूट लेते, इसको यगमाल बना लेते, लेकिन यहाँ पर इनको अपनी पनाह चाहिए थी, इसलिए इनको मालकिन की बात सुननी पड़ी और इनको अपना आईडी कार्ड जो है देना पड़ा। जब आईडी कार्ड इन्होंने पुलिस को दिया तो फिर इनके बारे में बड़े बड़े इंकिशाफ हुए। इनमें से एक शख्स का आईडी कार्ड जो है जब मिला तो उससे पता लगा कि इसके ऊपर तो कुछ FIRs है। जब मजीद जाना गया तो पता लगा कि ये लोग तो मुल्तान से यहाँ पर आए। पता लगता है कि ये गिरोह मुल्तान में चूंकि मोस्ट वांटेड हो गया था और इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा था तो ये लाहौर आ गए। लाहौर आकर इन्होंने लाहौर की एक अच्छी सोसाइटी का चुनाव किया और यहाँ पर बैठकर ये वारदातें करते और ये चोर चक्के रात को निकलते और दंगा फसाद और डाका मारकर ये जब वापस आते तो शरीफों की तरह इस घर में पनाह ले लेते थे। ये इनकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त पनाहगाह थी, आमाजगाह थी और यहाँ से ये अपनी तमाम वारदातें कर रहे थे। यहाँ पर ये खातून इनके साथ आकर रहती थी और ये खातून जो है इनके गिरोह की एक अहम सरगना थी, ये डाकू रानी थी और ये भी रेकी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। रिजवान जो है वो इस गिरोह का सरगना था। रिजवान के साथ इस खातून का क्या ताल्लुक था और ये खातून जो है इस गिरोह में कितनी एक अहम थी और ये डाकू रानी जो है, ये इसकी कहानी जो है आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती चलती हूँ। दरअसल ये डाकू रानी जो है इसका एक बेटा भी था। ये डाकू रानी इनके साथ आकर यहाँ पर रहना शुरू हुई थी और ये लोग जो है इस घर से निकलकर मुख्तलिफ वारदातें करते और उसके बाद तमाम माल मसरूका जमा करके लाते। अब पुलिस को जब इनके बारे में पता लगा तो पुलिस ने इनकी अब रेकी करनी शुरू की। पुलिस को इनके ऊपर शक तो हो गया था, लेकिन अभी तक इनकी डाकिया और वारदातों के बारे में इनको कुछ मालूम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्होंने इनके ऊपर नजर रखना शुरू हुई तो उन्हीं दिनों इन्हें मालूम हुआ कि इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत जोरों शोर के साथ डकैती की वारदातें जो है वो अरूज पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब इनका शक जो है इनकी तरफ जाता है और वो इनके गिर्द घेरा तंग कर देते हैं, इनके घर की रेकी करते हैं और इनको मालूम होता है कि कई दफ़ा बड़ी ही मशकूक हालत में ये यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं और आने के बाद ये कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और उसके बाद दोबारा रात को ही निकलते हैं और दोबारा सुबह के वक्त आकर इस घर में पनाह ले लेते हैं। इस चीज़ ने इनको बहुत ही मशकूक बना दिया था पुलिस की नज़र में। यहाँ पर पुलिस इन पर अब नज़र रखे हुए।
इन्हीं दिनों इन्होंने एक दो वारदातें की जो कि नाकाब हुई है। उनमें से एक वारदात इंडस्ट्रियल एरिया में थी। यहाँ से ये पुलिस के और ज़्यादा रडार पर आ गए और उनको पूरा यकीन हो गया कि ये कुछ डाकों की वारदात में मुलविस है। अब यहाँ पर पुलिस जो है इनके घर के गिर्द बाकायदा तौर पे एक रेकी करती है। इनके घर के गिर्द जो है नाका लगाया जाता है और फाइनली इनके साथ एक मुकाबला होता है। जब मुकाबला होता है तो इस पुलिस मुकाबले में एक SHO शदीद जख्मी भी होता है, लेकिन ये 4 के 4 डाकू जिसमें कि रिजवान और एक और इनका साथी जो है वो जख्मी होते हैं और न सिर्फ जख्मी होते हैं बल्कि हलाक हो जाते हैं। लेकिन ये डाकू रानी जो है जिसके साथ उसका बेटा भी इस घर में रहता था वो शदीद जख्मी होती है। पुलिस इसको पकड़ लेती है, हॉस्पिटल इसको भेजा जाता है। अब जब उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर होती है तो फिर वो बड़ी अहम इंकिशाफात करती है, क्योंकि पुलिस जब इस घर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ पर आकर इनको कोई माल नहीं मिलता, कोई सामान नहीं मिलता। अब वो क्या कहे, सरकार को क्या बताएं कि ये जो 4 बंदे हमने मार दिए ये कौन थे। इसके बारे में जानने के लिए अब ये औरत ही इनके लिए वाहिद वसीला थी जो इनको बताती कि आखिर वो कौन लोग हैं और ये तमाम का तमाम माल जिसके बारे में पुलिस को पूरा यकीन था कि इनके पास है वो सब कहाँ है। जब ये औरत होश में आती है तो इसको पता लगता है कि रिजवान तो हलाक हो चुका। इसकी तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं और उसके बाद ये फर बोलना शुरू हो जाती है। ये पुलिस को बताती है कि मेरा अपने शौहर से कुछ नाराजगी नाचाकी थी और मैं उससे अलग हो गई थी, लेकिन इसने अपने शौहर से तलाक नहीं ली थी। अपने शौहर से अलग हो गई, अपने बच्चे को लिया और इसका ताल्लुक जो है रिजवान जो कि इस गिरोह का सरगना था उससे हो गया। उससे ताल्लुक में आने के बाद वो उसके साथ ही इस घर में मुंतकिल हो जाती है और पिछले 6 माह से वो इसके साथ थी। ना सिर्फ वो इसके साथ थी बल्कि पूरे गिरोह को खाना भी बनाकर खिलाती थी और खाना खिलाने के अलावा बहुत से कामों में रिजवान इसको इस्तेमाल भी करता था। मुख्तलिफ घरों की रेकी के लिए मुख्तलिफ घरों में जाकर उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में हाल अहवाल लेना और उसके बाद आकर सारी की सारी मालूमात रिजवान को देना। दरअसल तो रिजवान ही इस गिरोह का सरगना था और रिजवान जो है वो तमाम तर मालूमात इकट्ठी करता था। अब यहाँ पर ये जो खातून है ये भी इसका आलाकार बन गई और ये दोनों की जोड़ी जो है वो सुपर हिट हो गई। अब जब इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट हुई तो इनकी वारदातें भी बढ़ती चली गईं और जैसे जैसे ये बेबाक होते गए ये पुलिस के नज़े में आ गए। अब इस खातून ने बताया कि रिजवान से मेरा ताल्लुक था, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गई, हम बड़े ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत पैसा हमने इकट्ठा किया। तो पुलिस ने कहा वो पैसा किया किधर। अब बहुत ही हैरान होंगे कि आपको पता लगे कि ये डाकू जो है इनका बाकायदा एक बड़ा ही ज़बरदस्त अकाउंट था बैंक में। अब बैंक वाले क्या तफ्तीश करते हैं, उनके पास क्या मेयार होता है किसी को अकाउंट देने का और क्या उनके पास एक लॉकर जो है और बड़ा लॉकर इन्होंने लिया हुआ था। वो कहते हैं कि तमाम जो माल जिसमें के जेवरात थे वो हम जाके लॉकर में रखते थे, पैसे हम बैंक में रखते थे। ना इनका कोई वसीला था ना कोई तरीका था, उसके बावजूद बैंक ने इनको अकाउंट दिया हुआ था। जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनका हमेशा ये एक तरीकाकार होता है कि वो मालूम करते हैं कि ये शख्स कौन है, ना सिर्फ ये बल्कि वो कहाँ पे जॉब कर रहा है, उस जॉब करने वाली जगह से बाकायदा तौर पे उनको एक लेटर जो है उनको देना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। उन्हें कोई ना कोई रेफरेंसेस चाहिए होते हैं जो उनके गवाह भी होते हैं। क्या ये सब कुछ किया गया था? अगर ये सब कुछ नहीं किया गया था तो फिर इस बैंक में इनके अकाउंट होने की वजह जो है वो बताती है कि बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े अकाउंट्स आप खोले तो फिर बड़े बड़े चोर और डकैत जो है वहाँ पर पनाह ले सकते हैं। एनीवेज, महल्ले के लोगों ने भी इनके बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही मशकूक थे, बड़े ही ऑड वक्त में आते जाते थे और ख़ातून भी हमें बहुत मशकूक लगती थी। ये हम लोगों से मिलते हुए हमें कहते थे कि हम डॉल्फिन में आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको लाहौर में हम रेस्क्यू में नौकरी दिलवा देंगे। आपको शायद मैंने बताया कि जब इस घर पर छापा मारा गया तो यहाँ पर माल तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू के एहलकारों की वर्दियाँ यहाँ पर ज़रूर मिली थी। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये यहाँ पर किस तरह से अपने भेस को बदल कर मुख्तलिफ वारदातें भी करते थे और डॉल्फिन के इन कपड़ों को, रेस्क्यू के इन कपड़ों को इस्तेमाल करते थे अपनी वारदातों के लिए। ये डाकू रानी जो है अभी इससे और भी बहुत सी मालूमात हासिल होनी है क्योंकि ये गिरोह का बड़ा ही अहम सरगना थी और इसके पास अभी कुछ और मालूमात भी है। इनका वो नेटवर्क जो मुल्तान में अभी भी काम करता है और लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ जो इनके राबते हैं वो भी आने वाले वक्त में पता लगने का चांस मौजूद है। अभी मज़ीद जो मालूमात होंगी इस केस के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।